हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी बदलते परिदृश्य। बाबूजी की आज 13वीं है। अम्मा जी ने लाल चटक रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगाई थी, हाथों में चूड़ियाँ खनक रही थीं और पैरों में छम छम करती पायल थीं। बस कमी थी तो इतनी कि उनकी मांग में सिंदूर नहीं था। हर आने वाला व्यक्ति एक टक अम्मा जी को देखता रह जाता और फिर खाना खाने बैठ जाता। दबी आवाज़ में अम्मा जी की बेटी सुमन ने कहा भी था, अम्मा कम से कम एक दिन तो और रुक जाती, ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी थी बनने संवरने की। अम्मा जी ने भी सभी के सामने कह दिया, अरे किसके लिए गम करूं, पूरी ज़िंदगी मुझे मिला ही क्या इनसे। आशा के विपरीत उत्तर मिलने से वो पशु वेश में पड़ गई और बात को बदलते हुए कहा, अम्मा आटा ख़त्म हो गया है, हलवाई मांग रहा है। अम्मा के दिल में दबे गुबार को सुमन अच्छी तरह समझती थी। कुछ धुंधली सी याद सुमन को है, जब अक्सर अम्मा और बाबूजी में किसी न किसी बात पर कहा सुनी होती रहती थी। फिर एक दिन बाबूजी घर से निकल गए और कभी नहीं लौटे। अम्मा जी के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई थी, लेकिन अम्मा थीं बहुत हिम्मत वाली। उन्होंने बाबूजी के ऑफिस में संपर्क किया और आखिरकार गुजारा भत्ता लेने में सफल हो गईं। इसी के साथ अम्मा ने सिलाई बुनाई का काम सीख लिया और अपना गुज़र बसर करने लगीं। रात के 11 बज गए थे, सभी लोग जा चुके थे। सुमन अपनी 1 साल की बेटी के पास लेटी उसे सुला रही थी। अम्मा बरामदे से गुज़रते हुए कमरे में आ गईं। सामने बाबूजी का बड़ा सा फ़ोटो लगा था। अम्मा जी एक क्षण को रुकीं और उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। शायद ये पहला मौका था जब अम्मा बाबूजी के गुज़रने के बाद रोई होंगी, वरना जब बाबूजी की मौत हुई थी तो सभी कहते ये बुढ़िया नहीं रोई तो पागल हो जाएगी, लेकिन अम्मा नहीं रोईं। एकटक बाबूजी के पार्थिव शरीर को निहारे जा रही थीं, बिना किसी प्रतिक्रिया के, मानो वो अपने और बाबूजी के संबंधों का मूल्यांकन कर रही थीं। शारदा और रामलाल की शादी हंसी खुशी के माहौल में हुई थी। शारदा ने आते ही घर संभाल लिया था। हालांकि ना तो शारदा के पति की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और ना ही रामलाल के परिवार की। शारदा ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसीलिए ससुराल में ही कैद होकर रह गई थी। इसी बीच उनके यहाँ सुमन आ गई थी। वो भी रामलाल और उसके माता पिता की उम्मीद के विपरीत आ गई थी, क्योंकि उन्हें लड़के की ख्वाहिश थी। रामलाल आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था ही, साथ ही काफ़ी महत्वाकांक्षी भी था। अच्छे खाने पीने से लेकर मोटर कार तक की इच्छा उसके हृदय पटल में दफन थी, और जब कभी वे इच्छाएं उभर आती तो रामलाल उन्हें पाने के लिए लालायित हो जाता। इसी दौरान रामलाल के ऑफिस में सुमित्रा ने ज्वाइन किया। वो अपने माता पिता की इकलौती एवं आधुनिक विचारों वाली शौकीन लड़की थी। उसके आते ही रामलाल से उसका सामीप्य बढ़ने लगा। एक तरफ रामलाल की महत्वाकांक्षाएं थीं तो दूसरी तरफ सुमित्रा के खुले विचार एवं व्यवहार। रामलाल और उसकी नज़दीकियां बढ़ने के साथ साथ रामलाल का सुसुप्त मन नई उमंगों की हिलोरियां लेने लगा था। उसे शारदा अनुपयुक्त एवं बोझ महसूस होने लगी थी। बेटी सुमन के प्रति भी वो उदासीन हो गया था। शुरू में तो शारदा को कुछ मालूम नहीं पड़ा तथा इस ओर उसने ध्यान भी नहीं दिया। इसी कारण रामलाल के बंधन शारदा से ढीले एवं सुमित्रा से कसने लगे। रामलाल सुमित्रा के पैसों पर मौज मस्ती करने लगा। सुमित्रा को जब शारदा और सुमन के बारे में मालूम हुआ तब उसने रामलाल पर दबाव डाला कि उसे सिर्फ उसी का रहना पड़ेगा। इस तरह की रस्साकसी चलती रही। शारदा और सुमित्रा के परिदृश्य में शारदा पहले धुंधली हुई और फिर उसका पटाक्षेप हो गया, जबकि सुमित्रा ने रामलाल पर अपना अधिकार कर लिया।
परिस्थितियों से समझौता करते हुए शारदा ने अपनी नाराज़गी दर्शाई। लड़ते झगड़ते सुमन का वास्ता देते हुए अपना अधिकार जताया। लेकिन रामलाल पर सुमित्रा का जादू ऐसा चढ़ा था कि वो शारदा और सुमन को छोड़कर ही चला गया। अम्मा जी ने उठकर पानी पिया और फिर उनके मानस पटल पर चलता चलचित्र थोड़े समय के लिए थम गया। एक लंबा समय शारदा ने रामलाल के बिना बिताया था। इस बीच उन्होंने कई रातें चिंता और बेचैनी में गुजारी थीं। सुमन की बीमारी के समय अकेले ही उसके इलाज के लिए वो दर दर भटकी थी। इन सब पहलुओं के अलावा दूसरा पहलू ये भी था कि शादी के बाद जहाँ सुख दुख में समय गुजारने से पति पत्नी को संबल मिलता है, वहीं वो अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं। गरजते मेघ, घोर बरसात और चमकती बिजली के समय शारदा जब घबरा कर रामलाल के सीने से लग जाती, तब उसे महसूस होता कि दुनिया की सबसे सुखी और तृप्त महिला वही है। लेकिन रामलाल के जाने के बाद उन काली घटाओं और सर्द रातों में शारदा मन महसूस कर रह जाती थी। उन्हीं दिनों शारदा के पड़ोस में सोमेश रहने आया था। सुमन उसे अंकल जी कहती थी। कभी कभार वो घर आ जाता और शारदा से बातें करता रहता। शारदा को उसका सामीप्य अच्छा लगता था। वो चाहती कि सोमेश उसी के सामने बैठा रहे और वो उनसे ढेर सारी बातें करती रहे। जिस तरह एक सूखी लता में अमृत तुल्य जल पड़ने से वो लहलहा उठती है, उसी प्रकार सोमेश ने शारदा के मन में जीने की ललक पैदा कर दी थी। अकेले में शारदा का चिंतन चलता था। आखिर वो विवाहिता है, भले ही परित्याग का चोला डाले हुए हो, उसे सोमेश के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल उसका मन तर्क देता, रामलाल भी तो विवाहित था, फिर उसने सुमित्रा का दामन क्यों पकड़ा? क्या नैतिकता को निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ स्त्री की है? उसके गले में भी रामलाल के हाथों से पहनाया गया मंगलसूत्र अभी भी उसे चिढ़ा रहा था। स्त्री पुरुष के नैतिक अनैतिक संबंधों में जहाँ शारदा उलझ रही थी, वहीं उम्र के उस दौर से गुजरते हुए वो शारीरिक संतुष्टि के लिए विचलित भी थी। कई बार रात को उसे महसूस होता कि सोमेश उसके एकदम करीब है, उसके बालों पर हाथ फेर रहा है, और इसके बाद शारदा हड़बड़ा कर उठ जाती, अपने ही हाथों से अपने बाल खींचती, दो चार तमाचे मारती अपने गाल पर। क्या इस हद तक गिर सकती है वो? छी छी। इसी बीच सोमेश का ट्रांसफ़र हो गया और एक बीते सपने की तरह वो सोमेश को भूल गई। सुमन अब बड़ी हो चली थी। शारदा ने उसमें अच्छे संस्कारों का बीजारोपण किया था। पढ़ाई में भी होशियार थी सुमन। लेकिन उसके स्कूल की अंक सूची में जब वो रामलाल का नाम देखती तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता। ये बात उसे बुरी तरह कचोटती कि सुमन की परवरिश वो कर रही है और उसके साथ नाम रामलाल का जुड़ा है। एक लंबा अंतराल बीत गया। सुमन की शादी शारदा ने काफ़ी देखभाल और सोच समझ कर की। सुमन के जाने के बाद शारदा बिल्कुल अकेली रह गई। इसी बीच कभी कभार उसे रामलाल के समाचार किसी न किसी से मिल जाते थे। शारदा के बाल सफ़ेद हो चले थे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थीं, आंखें कमज़ोर हो चली थीं। एक क्षण के लिए शारदा के मन में रामलाल के लिए आक्रोश आता, लेकिन फिर वो बड़े जतन से अपने को बनाती संवारती, मांग में सिंदूर भरती और घंटों आईने में अपने को निहारती रहती। एक अजीबो गरीब कश्मकश और मानसिक द्वंद्व से गुजर रही थी शारदा। लेकिन रामलाल को भी शायद शारदा का अभिशाप लग गया था। सुमित्रा से शादी उसने शारदा के सीधेपन का फ़ायदा उठाते हुए की थी। हालांकि वो जानता था कि शारदा इतनी चतुर नहीं है कि कभी उसके लिए परेशानी खड़ी करे। फिर भी उसने उसके अंगूठे के निशान कागज़ पर लगवा कर रख लिए थे। सुमित्रा में शुरू से ही अहम था। रामलाल उसके लिए एक ऐसा अविश्वासी व्यक्ति था जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी विवाहित पत्नी को भी छोड़ सकता था। जिस लड़के की उम्मीद वो सुमित्रा से लगाए था वो पूरी नहीं हो सकी। सुमित्रा के कोई बच्चे नहीं हुए
और उम्र के आखिरी पड़ाव पर वो रामलाल को अकेला छोड़कर चली गई। इधर रामलाल का जीर्ण शीर्ण शरीर दिनों दिन कमज़ोर हो चला था। जब तक शरीर में ताकत रहती है वो अपने को सर्वशक्तिमान समझता है। वो कहता है कि उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन शरीर थक जाने पर उसके ही हाथ पैर दिमाग जब उसका साथ छोड़ने लगते हैं तब वो आसरे के लिए दर दर भटकता है। यही हाल रामलाल का हो गया था। एक दिन शारदा को खबर मिली कि रामलाल थोड़े ही दिनों का मेहमान है और उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। हालांकि शारदा का अंतर्मन उसे रामलाल के द्वार पर जाने से रोक रहा था, लेकिन कदम अनायास ही उस तरफ बढ़ गए। शारदा को देखकर रामलाल खुश हुआ। शारदा ने सोचा शायद विधाता को यही मंजूर था कि शायद शुरू और आखिर में ही उसे रामलाल का सामीप्य मिलना था। शारदा ने बिना किसी पूर्वाग्रहों के रामलाल की सेवा की, लेकिन अंतिम समय में जब शारदा उसके पास खड़ी थी, रामलाल ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम्हें किसने बुलाया था? तुम क्यों यहाँ आई? सुमित्रा के बिना अब मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं है। और वो इस दुनिया से चला गया। इस घटना के बाद शारदा अंदर से टूट गई। रामलाल के इस छद्म भरे रूप को देखकर शारदा के मन में जो बची खुची सहानुभूति थी वो भी खत्म हो गई थी। रामलाल उसकी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज स्वार्थी इंसान था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी दुनिया को दिखाने के लिए वो सब तो करना ही था जिसकी समाज अपेक्षा करता है। इसीलिए शारदा ने सुमन को खबर भेजी। आस पड़ोस और कुछ रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए। सभी के सामने शारदा ने अपनी चूड़ियाँ तोड़ी थीं, माथे का सिंदूर पोंछ दिया, बाल बिखरा लिए। लेकिन इतने दुख लगातार सहते रहने के कारण जैसे आंसू साथ नहीं दे रहे थे। वो रोई नहीं। उनकी सखी सहेलियों और सुमन ने बहुत कोशिश की कि अम्मा जी थोड़ा बहुत तो रो लें। आखिर अम्मा जी भारतीय परिवेश एवं संस्कारों में पली बढ़ी थीं। जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच वो इसे ही अपना सौभाग्य समझ रही थीं कि वो सुहागिन हैं। परिदृश्य बदलते रहे और अम्मा जी उसमें अपने को ढालने का प्रयास करती रहीं। सुमन और लोगों के लिए अम्मा जी त्याग और ममत्व की मूर्ति हो गई थी। रात 2 बजे जब सुमन उठी और अम्मा जी को जगते पाया तब उसने कहा, अम्मा, जो गुज़र गया उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा, अब आप हमारे ही साथ रहेंगी। ये कह रहे थे कल ही आप हमारे साथ लखनऊ चलेंगी, जहाँ इनका ट्रांसफ़र हुआ है। वहाँ इन्होंने मकान भी ले लिया है। बदलते परिदृश्य में अम्मा जी के लिए अब ये सबसे सुखद क्षण थे जब उन्हें स्थायी संबल मिल रहा था। अभी आप सुन रहे थे संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी बदलते परिदृश्य। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।